मेरा पति और मैं हम दोनों हॉस्पिटल में जॉब करते थे। मेरा पति डॉक्टर था और मैं नर्स। हम दोनों की महीने की सैलरी अच्छी खासी थी। पति सरकारी अस्पताल में जॉब करने के बाद प्राइवेट क्लिनिक में भी विजिट करने जाते थे। काफ़ी अच्छे पैसे कमा लेते थे। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। हमने अपना घर भी एक पॉज इलाके में लिया हुआ था। वह सोसाइटी भी काफ़ी अच्छी थी। मैं नर्स का जॉब करके शाम को घर लौटती थी। मैंने घर में एक नौकर परमानेंट रखा हुआ था। मेरा बेटा 6 साल का था और बेटी 15 साल की थी। बेटा और बेटी दोनों स्कूल जाते थे। मैं दोनों को स्कूल भेजकर तब मैं अपने जॉब के लिए जाती। स्कूल के लिए मैंने बैन लगाया हुआ था। घर में मेल नौकर था, उसका नाम राकेश था। वह शादीशुदा था। उसके भी 2 बच्चे थे। उसकी उम्र तो कम थी, लेकिन उसकी शायद शादी जल्दी हुई थी। उसके बच्चे मेरे बच्चों से शायद बड़े थे। उसके 2 बेटे थे। राकेश देखने में बहुत हैंडसम था। वह कहीं से भी नौकर नहीं लगता था। वह एक नौकर होकर भी कपड़े अच्छे पहना करता था, बातें भी अच्छी करता था, अपने लिमिट में रहता था। उसको मेरे पति ने काम पर रखा हुआ था। वो मेरे पति के जान पहचान के यहाँ पहले काम किया करता था। मेरे पति उसे काफ़ी दिनों से जानते थे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। मेरी बेटी बहुत ही चंचल थी, उम्र से ज़्यादा बड़ी लगती थी। 15 साल के होने के बावजूद भी उसका शरीर एकदम भरा हुआ था। वह बिल्कुल पूरी जवान लगती थी। पढ़ने में पहले ठीक थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसकी पढ़ाई से रुचि हटकर मोबाइल में आ गई थी। वह अब ज़्यादातर मोबाइल में ध्यान देती थी। अजीब अजीब चीज़ें सर्च करती, उसे देखती। वह ज़्यादातर जानवरों के पिक्चरों को देखा करती थी और उसके सेक्स को भी ज़्यादा देखा करती थी। इस सब में उसका दिमाग बहुत चलता था। वह ऐसी चीज़ों को देखकर तुरंत डिलीट मार दिया करती थी, ताकि किसी को पता ना चले कि वह क्या देखती है। राकेश हमारे घर का पूरा काम करता था। वो मेरे बच्चों का भी ध्यान रखता था, खाने पीने का भी ध्यान रखता था। राकेश से मुझे कोई शिकायत नहीं थी। वह सारा काम समय पर करता। मेरी बेटी की मुझे चिंता सता रही थी। वह दिन ब दिन अब पढ़ाई से उसका मन हटता जा रहा था। वह ज़्यादातर रोमांटिक फिल्में देखती, रोमांटिक सीरियल देखती। मैं उसे हमेशा समझाती, बेटा अभी तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, ये सब सारी ज़िंदगी चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। अभी पढ़ाई कर लो, कुछ बन जाओ, उसके बाद तुम जो मर्जी करना, तुम्हारी लाइफ है, तुम इन सब चीज़ों को ना देखा करो। वह मुझ पर चिल्लाती और कहती, माँ तुम बहुत ज़्यादा ही बच्चों पर कंट्रोल करती हो, कोई पेरेंट्स इतना कंट्रोल नहीं करता। मेरी बेटी के दोस्तों की भी आदत अच्छी नहीं थी। मैं उससे कहती, ऐसे दोस्तों के साथ छोड़ दो जिनके अच्छे नंबर नहीं आते, लेकिन वो मेरी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। मैं अपनी बेटी से अब बहुत परेशान थी। जब भी मैं उसके पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाती, उसकी कोई ना कोई शिकायत जरूर होती। वह पढ़ाई को लेकर बहुत ही लापरवाह होती जा रही थी। वह ऐसे गलत बच्चों के ग्रुप में बैठने लगी थी जो पढ़ाई को बोझ समझते थे। उनके नंबर भी अच्छे नहीं आते। मैंने कई बार टीचर से भी डिस्कस की और कहा कि इसको अच्छे ग्रुप में बैठाया करो। टीचर का कहना था, मैं सभी बच्चों को बारी बारी आगे बैठाने की कोशिश करती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन आपकी बेटी को मेरी बात समझ नहीं आती। वह वही करती है जो उसे अच्छा लगता है। मेरी बेटी 11वीं क्लास में आ गई थी। वह अब बड़ी हो गई थी, उसे ज़्यादा डांट भी नहीं सकती थी। वो मेरी बातों को कम ही सुनती थी। मैं घर में ना होती तो वह अपनी मर्जी करती। मेरे पति भी उसके ऐसी आदतों से बहुत परेशान थे। वे अपने रूम में रोमांटिक मूवी चलाकर देखा करती थी। राकेश को भी साथ बैठा लेती थी। वह कहता कि नहीं, तुम्हारी माँ गुस्सा करेगी, मुझे यहाँ नहीं बैठना चाहिए, मेरा काम ख़त्म हो गया है, मैं अपने क्वार्टर में जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे फ़ोन कर देना। लेकिन मेरी बेटी कहती, नहीं, तुम यहीं बैठकर मेरे साथ मूवी देखोगे। और मेरी बेटी उसके पत्नी के बारे में हमेशा उससे बातें करती। एक दिन उससे ऐसी बात कर बैठी कि वह शर्म से पानी पानी हो गया। उसने कहा, राकेश तुम अपनी सुहागरात की बातें मुझे बताओ, तुमने कैसे अपनी पत्नी को इसके लिए राजी किया था, मुझे ये सब जानना है। पहले तो राकेश शर्माया, उसे डांटने लगा कि मैं तुम्हारी मम्मी को बता दूंगा तुम कैसी बातें करती हो। विद्या ने कहा, अगर तुम ऐसा कुछ भी करोगे तो मैं तुम पर गंदा इल्ज़ाम लगाऊंगी, इससे अच्छा है जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। राकेश को अपनी नौकरी बहुत प्यारी थी। मेरी बेटी उसे धमकाती थी, वह अब जैसा कहती वैसा ही करता। उस दिन उसने अपने सुहागरात के बारे में बात की। मेरी बेटी ने कहा, राकेश ऐसा कुछ भी पर्दा ना होना चाहिए, तुम समझो कि मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी हूँ, इस तरह तुम अपनी सुहागरात की बातें मुझे बताओगे। वह पहले बहुत घबराया और कहा कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें यह सब शोभा नहीं देता।
तुम एक डॉक्टर की बेटी हो, ये सब क्या कर रही हो? तुम्हें अभी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। बेटी ने उसे बहुत डांटा, कहा कि तुम एक नौकर हो और एक नौकर की तरह ही काम करो। जो मैंने कहा है वैसा ही करो, ज़्यादा मालिक बनने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हें ऐसा कुछ भी लगता है तो इसके पैसे तुम्हें मैं दे दूंगी, तुम अपना मुंह बंद ही रखना। राकेश गरीब आदमी था। वह अपनी नौकरी को नहीं खोना चाहता था, ना ही वह अपनी इज्जत को नीलाम करना चाहता था। वो मेरी बेटी के धमकाने पर उसकी सारी बातें मानने लगा। उस दिन उसने अपनी सुहागरात की बातें मेरी बेटी को बताई। उसने कहा कि मेरी बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी, जब मैं शायद 16 साल का था, और मेरी पत्नी 13 साल की होगी। मेरी शादी के 5 साल के बाद मेरी पत्नी की विदाई हुई। जब मैं 21 साल का हो गया तो मेरी पत्नी 18 साल की हो गई थी। विदाई के पहले भी उससे कई बार मिल चुका था। उसका गांव हमारे गांव के पास ही था। मेरी पत्नी का गांव थोड़ा डेवलप था। वहाँ खाने पीने के लिए ढाबा था, आटे की चक्कियाँ थी। मैं जब भी वहाँ आटा पिसवाने जाता तो मैं उसको बुला लेता और हम दोनों वहीं पर मिलते। हम दोनों पहली बार अरहर के दाल की खेत में एक दूसरे से मिले थे। मैं उसके लिए अंदर पहनने के कपड़े लेकर गया था। मैंने उससे इच्छा की कि वो मुझे पहनकर दिखाए। उसने डरते डरते अपने कपड़े को उतारा और मेरे सामने ही वो कपड़े पहनने लगी। पत्नी को अंदर के कपड़े पहनने में मैंने उसकी मदद की और उसे चूमने लगा। वह कांपने लगी थी, उसे मुझसे बहुत डर लग रहा था। मैंने कहा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। पहली बात तो तुम मेरी पत्नी हो। अगर किसी ने कुछ देख भी लिया तो क्या होगा? मैं तुम्हारी विदाई जल्द करवा लूँगा और अपने घर ले जाऊँगा। वह धीरे धीरे मेरी बातों को मानने लगी। मैंने उसको अपने गोद में बिठा लिया, उसे चूमने लगा। मैं अपनी पत्नी की ब्यूटी बॉल से खेलने लगा और धीरे धीरे उसके बेली बटन पर पहुँचा तो वो आहें भरने लगी। मैं भी उसमें मगन हो गया। हम दोनों दो जिस्म एक जान हो चुके थे। उसको बहुत ब्लीडिंग हुई थी। मैंने उसको सहारा दिया, उसे तसल्ली दी। ये पहली बार है, इसलिए ये सब हुआ है। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर बच्चा रुक भी जाए तो मैं तुरंत ही तुम्हारी विदाई करवा दूंगा। ऐसे ही हम अब हफ्ते में 2 या 3 बार एक दूसरे से मिलते थे और एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, एक दूसरे के शरीर से सुकून पाते थे। अचानक मेरी पत्नी की तबीयत खराब रहने लगी। वह उल्टियाँ करने लगी। मैं समझ गया था शायद वह प्रेग्नेंट हो गई है। तभी मैंने अपनी मम्मी पापा से बात की और अपनी पत्नी की विदाई जल्दी ही करवा ली। अभी ये सब राकेश सुना ही रहा था जब विद्या बिल्कुल बेकाबू हुई थी। वह लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसने कहा, राकेश, तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। तुम हो ही इतने हैंडसम। विद्या ने अपने ऊपर के कपड़े उतारे और कहा, क्या राकेश मैं तुम्हारी पत्नी जैसी नहीं दिखती? राकेश उसे डांटने लगा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम अभी बहुत बच्ची हो। उसने कहा, राकेश, जब पहली बार ब्लीडिंग होती ही है तो बच्ची से क्या लेना देना? तुम्हारी पत्नी भी तो उस वक्त 15 साल की थी और मैं तो 16 साल की हूँ। तुम्हारे ऊपर कोई आँच नहीं आएगा। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। बस तुम आज मेरे साथ वो सब करो जो तुमने अपनी पत्नी के साथ किया था, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। जो भी तुमने सुनाया उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। प्लीज़ तुम मेरी बातों को समझो और मुझे कोऑपरेट करो। विद्या ने उसे बहुत डराया धमकाया। राकेश मजबूर हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कांपती हाथों से विद्या को सुकून पहुंचाया। विद्या बार बार उसको कहती, राकेश, जैसे तुम अपनी पत्नी के साथ कर रहे थे वैसा ही करो, मुझे और मज़ा आएगा। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारे ऊपर कोई आँच नहीं आने दूंगी। विद्या ने पूरे 2 घंटे तसल्ली के बाद राकेश को छोड़ा था और कहा, तुम नहा लो और मैं भी नहा लेती हूँ। राकेश के साथ ही वो बाथरूम में घुस गई। बाथरूम में भी उसने राकेश को कहा, तुम यहाँ पर भी मेरे साथ वो सब करो, मुझे बहुत मज़ा आएगा। विद्या ने बाथरूम में भी राकेश को नहीं छोड़ा। वह बार बार उसे मजबूर करती और उसे इस चीज़ के लिए तैयार करती। राकेश भी मर्द था और पूरा जवान था, खूबसूरत था। भला उसको कोई लड़की इस तरह कहती तो वो कैसे अपने आप को रोक पाता? उसने कोई भी प्रिकॉशन नहीं लिया था। खुल्लम खुला ये सब कर रही थी, ना ही उसको कोई डर था। अब राकेश जब भी हमारे सामने आता तो वह नज़रें नहीं मिला पाता था। उसकी नज़रें खुद ब खुद नीचे चली जाती। मैं उसे पिछले 3 महीने से नोट कर रही थी। वह बहुत ही घबराया होता। उसी बीच राकेश की तबीयत भी खराब हो गई। उसने 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली। उस बीच मैंने अपनी बेटी को नोट किया। वह बहुत ही परेशान हो गई थी। उसे किसी भी हाल में राकेश चाहिए था। मेरी बेटी ने खुद ही राकेश के घर पर कई बार फ़ोन किया। मैं अपनी बेटी को समझ नहीं पा रही थी। आखिर वह राकेश के लिए इतनी परेशान क्यों हो रही है? मैं तो घर का सारा ख्याल रख रही थी। मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली थी। 1 हफ्ते के बाद राकेश ने फ़ोन किया।
कहा कि मुझे जल्दीबाजी में गांव आना पड़ा। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है और शायद मैं दोबारा दिल्ली ना आ पाऊँ। जब मेरी बेटी ने ये सुना तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई। वह राकेश को उल्टा सीधा कहने लगी, ये सारे नौकर एक जैसे होते हैं, जब देखो मुँह उठाकर भाग जाते हैं। मुझे लगता है उसकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। मैंने कहा, तुम क्यों परेशान होती हो? तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं दूसरे नौकर का इंतज़ाम करती हूँ। इस बार मैंने एक औरत को काम पर रखा था। वह औरत फुल टाइम मेरे यहाँ काम करती थी। मेरी बेटी उससे बहुत चिढ़ती थी, कहती ये नौकरानी सही से काम नहीं करती, ये लेट आती है। उस नौकरानी में मेरी बेटी बहुत ऐब निकालती। मेरी बेटी को अचानक से उल्टियाँ शुरू हो गई थी। उसे बराबर बुखार की शिकायत थी। मैं समझी शायद इसलिए वह इतनी चिड़चिड़ी हो गई है। मैंने कहा, चलो अस्पताल, वहाँ तुम्हारा चेकअप करवा दूँ। उसने कहा, नहीं, मैं खुद ही ठीक हो जाऊँगी। उसने बच्चा गिराने की टैबलेट खाई थी और उसमें वो कामयाब हो गई थी। उसका बच्चा नुकसान हो गया था, पर वह अभी भी राकेश की रट लगाए बैठी थी। राकेश को मैंने 2 महीने का पैसा एडवांस भिजवा दिया था, क्योंकि उसने कहा था उसकी माँ की तबीयत खराब है। मैं राकेश को बराबर फ़ोन करती रही, पर उसने कहा कि सॉरी मैम, मैं दोबारा दिल्ली नहीं आ सकता। राकेश ने कहा, मैं आपके पैसे चुकता कर दूंगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुम पैसे रख लो। अब मैंने देखा कि मेरी बेटी न जाने दिन में कितनी बार वह राकेश को फ़ोन मिलाती थी, लेकिन राकेश ने एक बार भी मेरी बेटी का कॉल नहीं उठाया था। मुझे अब अपनी बेटी पर शक होने लगा था। उसने जो बच्चा गिराने की दवाई खाई थी, उससे उसको ब्लीडिंग भी बहुत तेज़ हो रही थी। 15 दिन में वो बिल्कुल पीली पड़ गई थी। मुझे उसकी बिगड़ती हालत को देखकर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने कहा, विद्या, तुम राकेश को इतना फ़ोन क्यों कर रही हो? उसने कहा कि मुझे ये नौकरानी पसंद नहीं है, मुझे वह नौकर ही पसंद है। उसके हाथों का खाना पसंद है। मैं इसलिए उसको कॉल कर रही थी, शायद वो मेरे कॉल करने पर आ जाए। मैंने कहा, अगर तुम इस वजह से कॉल कर रही थी तो उसको एक बार में ही तुम्हारा कॉल उठा लेना चाहिए था। तुमसे बात करनी चाहिए थी। आखिर क्या वजह है, वह तुम्हारा एक भी कॉल नहीं उठा रहा। उसने कहा, जब ही तो माँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। शायद उसे बहुत ज़्यादा चर्बी हो गई है हमारे पैसे खा खा कर। माँ, आपने देखा ना, तुम्हारा कॉल एक ही बैल में उठा लिया था और उसने मेरा कॉल एक बार भी नहीं उठाया। मैंने कहा, विद्या, इसमें कोई बात ज़रूर है। तुमने ही ऐसा कुछ कहा है जिसकी वजह से उसने काम छोड़ा है। ये बात तो अब पक्की है, लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि उसने अचानक ही काम छोड़ दिया? उसकी तबीयत खराब हो गई। विद्या ने कहा, इतना ज़्यादा मत सोचो, नौकर था, चला गया, जाने दो। ये सब बातें होने के बाद भी विद्या रोज़ उस नौकर को फ़ोन करती रही, लेकिन राकेश ने कभी भी उसका फ़ोन पिक नहीं किया। एक दिन दोबारा से मैंने राकेश से बात करनी चाहिए तो उसने अपना नंबर भी बदल दिया था। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरी बेटी और राकेश के बीच में कुछ ऐसा ज़रूर है। आखिर ऐसी कौन सी बात है? अब मैं उससे पूछना चाहती थी, लेकिन वो कभी भी मेरे से क्लियर बात नहीं करती थी। वह स्कूल से आकर अपने कमरे में बंद हो जाती। वह नौकरानी का हाथ का कुछ न खाती, न उस नौकरानी से बात करती। मैं उसका लंच पैक करती, उसके लिए उसके कमरे में खाना रख कर जाती। उसकी हालत दिन ब दिन अजीब होती जा रही थी। अब वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। वह अपने कमरे में ही बंद रहती, टीवी, मोबाइल, बस इसी में ही घुसी रहती। अब इस बात को 2 साल बीत चुके थे। मेरी बेटी में एक और बदलाव आने लगा था। अब वो ड्राइवर के साथ बाहर निकल जाती, दोस्तों के साथ पार्टी करती। अक्सर जब मैं और मेरे पति घर पर होते तो वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए निकल जाती। ना तो वो मुझसे डरती थी, ना ही अपने पिता से। और जब भी बाहर जाती तो इतने छोटे कपड़े पहन कर जाती। एक दिन मैंने नौकरानी से कहा कि तुम भी इनके साथ चली जाओ, वह रास्ते में तुम्हें बाजार छोड़ते जाएंगे। तुम शॉपिंग करने के बाद वापस रिक्शा में आ जाना। यह अपने दोस्तों के साथ घूमने जाएगी। मेरी बेटी को नौकरानी जरा भी पसंद नहीं थी, लेकिन मेरे कहने पर ड्राइवर ने नौकरानी को भी साथ ले लिया। लेकिन अब मैं देख रही थी, मेरी बेटी हमेशा ड्राइवर के साथ वाली फ्रंट सीट पर बैठती। ड्राइवर की उम्र मेरे पति से ज़्यादा थी, लेकिन वह भी ठीक ठाक दिखाई देता था, इतना बूढ़ा नहीं था। नौकरानी ने देखा कि बार बार मेरी बेटी बहाने बहाने ड्राइवर को टच करती, ड्राइवर के जांघों पर हाथ रखकर उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी। थोड़ी ही देर में उसने अपने मोबाइल से गाड़ी में एनिमल सेक्स की वीडियो चला दी। नौकरानी बिल्कुल शर्म से पानी पानी हुई थी। उसने ड्राइवर को कहा, मुझे यहीं उतार दो, मैं यहाँ से रिक्शा ले लूँगी, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। विद्या ने कहा, अब अकल आ गई तुम्हें? हाँ, तुम्हें यहीं उतरना चाहिए। मेरी बेटी ड्राइवर के साथ अकेली थी। वो पहले ही ड्राइवर को इस चीज़ के लिए मना चुकी थी। पहली बार जब उसने ड्राइवर के साथ किया था, उस समय उसका 12वीं का इम्तिहान चल रहा था और वह ड्राइवर के साथ ही पेपर देने जाया करती थी।
इस बीच उसने ड्राइवर को इस बात के लिए राजी किया था। विद्या ने गाड़ी में बैठते ही एनिमल सेक्स की वीडियो चला दी, जिससे ड्राइवर एकदम से हताश हुआ था। मेरी बेटी को कहा ऐसी वीडियो मत चलाओ। विद्या ने उसको भी धमकाया, तुम नौकर हो और नौकर की तरह ही रहो, मालिक बनने की ज़रूरत नहीं। मेरी गाड़ी मेरा नौकर, इसमें मेरी मर्जी चलेगी। अगर तुम्हें कंट्रोल नहीं होता तो मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा मुझसे किसी चीज़ की उम्मीद मत रखना। उसने कहा, ये सब करने से तुम्हारे पापा का नाम खराब होगा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? विद्या ने कहा, ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं, अभी मेरे पेपर में आधे घंटे का समय है। गाड़ी किसी सुनसान जगह पर लगा दो और अपनी प्यास बुझा लो। ड्राइवर शर्म से पानी पानी हुआ था। उसने कहा, विद्या तुम बहुत छोटी हो, ये सब करने की तुम्हारी उम्र नहीं है। विद्या ने उसे भी धमकाया और कहा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, नहीं तो तुम्हारी नौकरी खत्म हो जाएगी। गरीब लोग नौकरी के लिए कितने परेशान रहते हैं। वह अपनी नौकरी नहीं खोना चाहता था। वह हमारे यहाँ काफ़ी दिनों से जॉब कर रहा था, जब विद्या पैदा भी नहीं हुई थी। विद्या को कभी उसने उस नज़र से नहीं देखा था, लेकिन उस दिन वह बहुत मजबूर हुआ था और विद्या के कहने पर उसने विद्या की आग बुझाई थी। वह बहुत काँप रहा था। उसे समाज का, अपने घर का, नौकरी की बहुत चिंता सता रही थी। उस दिन के बाद से विद्या हमेशा ऐसा ही करती थी, उसको मजबूर करती और उसके साथ घूमने निकल जाती और हर बार अपनी प्यास बुझाकर घर पहुंच जाती। अब ये सब करते करते 6-7 महीने बीत चुके थे। नौकरानी ने डरते डरते मेरी बेटी की ये बात मुझे बताई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसकी थी। उसने कहा, मैडम जी, मैं पैसों की प्यासी नहीं, लेकिन जो भी आज मैंने तुम्हारी बेटी की हरकत देखी है वह नॉर्मल नहीं है। मुझे तो कोई पागल लड़की लगती है, गाड़ी में ऐसी वीडियो लगाकर देखती है, जबकि ड्राइवर के बिल्कुल बगल में बैठकर उसके जांघों पर हाथ रखकर ऐसी चीज़ों को देखना, ये बात कोई नॉर्मल तो नहीं है। इस बात के लिए अपनी बेटी को मेरे सामने खड़ा कर दो, मैं उससे बिल्कुल नहीं डरती और इस बात को मैं उसके सामने भी कहती हूँ। नौकरानी की बातें सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसकी थी। मैंने कहा, ठीक है, अपनी बेटी को मैं अच्छे से जानती हूँ, उसकी आदत खराब हो रही है। मैडम जी, अब उसका एक ही उपाय है, अपनी बेटी की जल्द से जल्द शादी कर दो। बाकी तुम दोनों पति पत्नी डॉक्टर हो, आप लोग अच्छे से जानते होंगे इसका क्या इलाज है। मैडम उस दिन अपनी बेटी को अपने सामने बिठाकर ये सारी बातें पूछना चाहती थी, लेकिन विद्या ने खुद ही उल्टा इल्ज़ाम नौकरानी पर लगा दिया कि उसने नौकरानी को, ड्राइवर को एक साथ रंगे हाथों पकड़ा है। जब ये बात ड्राइवर के सामने, नौकरानी के सामने और विद्या के सामने रखी गई तो विद्या बिल्कुल चुप रही। उसने कुछ ना कहा। ड्राइवर ने कहा, मैडम जी, मैं ये नौकरी नहीं करना चाहता, मैं इस सब से तंग आ चुका हूँ। उसने विद्या की सारी बातें खोल कर रख दी थी, लेकिन विद्या की आंखों में जरा भी शर्म नहीं थी। चुपचाप खड़ी रही और उसने एक शब्द कुछ न कहा। मैं विद्या की हरकतों से तंग आ चुकी थी। मेरे पति को भी उसके बारे में सब कुछ पता चल गया था। उसके बाद वे और मेरे पति विद्या के लिए अच्छे रिश्ते की तलाश करने लगे। यही हमारी सबसे बड़ी गलती हुई थी, क्योंकि हमें उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था, बीमारी का इलाज करना चाहिए था, लेकिन हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसके शादी के लिए लड़का ढूंढने लगे। बहुत जल्द हमें उसके शादी के लिए रिश्ता मिल गया, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी के और लोगों से बहुत ज़्यादा जान पहचान थी। एक डॉक्टर के दूर के रिश्तेदार में ही मेरी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता मिला। लड़का भी काफ़ी पढ़ा लिखा था, नौकरी कर रहा था, बड़ी कंपनी का सीईओ था, अच्छे पैसे कमाता था, नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी, सब कुछ था। मैंने और मेरे पति ने लड़के को देखकर तुरंत मंगनी कर दी, जबकि मेरी बेटी से लड़के की उम्र बहुत ज़्यादा थी। मेरी बेटी अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी लगती थी। लड़के की माँ को इस बात को लेकर बहुत आश्चर्य हुआ था। मेरे पति डॉक्टर थे और मैं खुद एक नर्स थी। उसके बाद हम अपनी बेटी की शादी बहुत कम उम्र में कर रहे थे। उनका कहना था कि इतनी जल्दी शादी की वजह क्या है। हमने बहाना बनाया। हमने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, बेटी खूबसूरत है, उम्र से बड़ी लगती है और बेटी की रुचि भी पढ़ाई में नहीं है। ये कहती है मेरी सहेलियों की सबकी शादी हो गई है, मुझे भी अपनी शादी करनी है, बस इस वजह से हम अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। मेरी बातों से लड़के की माँ पूरी संतुष्ट नहीं हुई थी, लेकिन लड़के को मेरी बेटी बहुत पसंद आई थी। लड़के का कहना था कि मैं इसको समझाऊंगा और इसे आगे पढ़ाऊंगा। इस बात से हम दोनों की अब सरदर्दी कम हो गई थी। लड़के को भी तुरंत शादी करनी थी और विद्या को विश्वास बहुत पसंद आया था। विद्या का बस चलता तो वह 2 घंटे के अंदर ही शादी करवा लेती, लेकिन शादी में 15 दिन बाकी थे। मैं विद्या पर कड़ी निगरानी रख रही थी। लड़के ने विद्या से अकेले में बात करने की परमिशन ली। मैंने विद्या को हाथ जोड़कर कहा था, विद्या, तुम ऐसा कुछ भी ना करना,
जिससे ये रिश्ता टूट जाए। तुम्हें सब्र करना होगा, सिर्फ तुम्हारी शादी में 15 दिन का टाइम है। भगवान की कृपा थी, विद्या ने मेरी बातों की लाज रखी थी। उसने अपनी नज़रों को काबू में रखा था और विश्वास के सारे सवालों का जवाब देती रही। विश्वास को मेरी बेटी बहुत पसंद आई थी क्योंकि विद्या ने उसे नज़रें नहीं मिलाई थी। इसका रीज़न ये था कि वह अपने ऊपर कंट्रोल रख रही थी। अगर वह शायद उसे नज़रें मिलाती तो अपने आप को ना रोक पाती, क्योंकि विश्वास भी बहुत हैंडसम आदमी था। विद्या को विश्वास बहुत पसंद आया था। इसी वजह से विद्या ने ऐसी कोई हरकत नहीं की और उसकी शादी का समय भी आ गया। मैंने विद्या की शादी कर दी और उसकी विदाई का समय आया। मैंने भगवान की बहुत कृपा की, भगवान ने मेरी लाज रख ली थी। सही सलामत विद्या विदा होकर विश्वास के साथ चली गई थी। हमने सुबह ही विद्या की विदाई करवा दी ताकि रस्म होते होते शाम हो जाएगी और विद्या रात से पहले अपने पति के साथ होगी। सब कुछ अच्छे से बीत गया था। विद्या इस समय अपने ऊपर कंट्रोल रखे अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। विश्वास भी अपने सुहाग रात के लिए उतावला हो रहा था। विश्वास को लगा कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि विद्या की उम्र उस वक्त 17 साल थी। विश्वास को बहुत डर लग रहा था कि वो मुझसे काफ़ी छोटी है, कहीं कुछ ऐसी समस्या ना हो जाए। विश्वास को क्या पता था वह उसके लिए कितना तड़प रही थी। विश्वास कमरे में आते ही थोड़ा अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था ताकि उसके पत्नी को कोई नुकसान ना हो, लेकिन विद्या तो खुद ही भरी पड़ी थी। विश्वास के घूंघट उठाते ही उसकी आंखों को देखते विश्वास बिल्कुल मदहोश हुआ था। वह अपनी पत्नी को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे गोद में उठाकर उस पर बरस पड़ा था। वह तो कब से इस चीज़ के लिए तड़प रही थी। पूरी रात वह एक दूसरे के मोहब्बत में खोए रहे। विश्वास को उसने पूरा ढेर कर दिया था। आज पहली बार उसको बड़ा सुकून मिला था। विश्वास ने अपनी हनीमून की टिकट पहले ही बुक करवा ली थी। उन दोनों को शाम को ही हनीमून पर जाना था। उनका 1 महीने का टूर था। अब विद्या थोड़ी रिलैक्स दिखाई दे रही थी। अब विद्या को लग रहा था उसके टक्कर का आदमी मिला है जो उसे शांत कर सकता है। विद्या अपने पति से बहुत खुश थी। विद्या अब फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी थी। विद्या अपने पति से बहुत रिलैक्स महसूस करती थी। विश्वास भी उसके टक्कर का था। उसकी इच्छा पूरी हो रही थी, लेकिन विद्या की सास को उसके रंग ढंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। विद्या की सास ने उसके कपड़े को लेकर विद्या को कई बार टोका था, क्योंकि विद्या की जेठानी भी साथ में ही रहती थी। विद्या की जेठानी बहुत पढ़ी लिखी थी, वह जॉब करती थी, जबकि विद्या ने ग्रेजुएशन भी नहीं किया था। 12वीं के बाद कोई पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन विद्या तुरंत ही प्रेग्नेंट हो गई थी। लेकिन उसकी दवाई खाने की आदत नहीं गई थी। उसने तुरंत ही अपनी प्रेगनेंसी खराब करने की दवाई खा ली थी। उसे कोई बच्चे से मोहब्बत नहीं थी, लेकिन विश्वास को बच्चे बहुत पसंद थे। उसने विश्वास से ये बात नहीं बताई थी। विश्वास बहुत ही लगन से अपने काम किए जा रहा था। उसे लग रहा था विद्या बहुत जल्दी उसके बच्चे की माँ बन जाएगी, लेकिन विद्या तो इस ममता से बहुत दूर थी। विद्या के जेठानी को 2 बच्चे थे। विद्या को उन बच्चों से कोई लगाव नहीं था, लेकिन विश्वास उन बच्चों से बहुत प्रेम करता था और वह चाहता था कि उसके भी प्यारे प्यारे बच्चे हों, लेकिन उसको विद्या की असलियत के बारे में नहीं पता था। विश्वास को 3 महीने के लिए अमेरिका जाना पड़ा था। वह अपनी पत्नी को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। वह अपनी पत्नी को भी साथ ले गया था। विश्वास को वहाँ अमेरिका में कई मीटिंग करनी थी। विश्वास मीटिंग में कभी भी विद्या को लेकर नहीं जाता था। बाकी उसके सारे दोस्त अपनी पत्नी को लेकर मीटिंग में जाया करते थे। विश्वास ऐसा नहीं करता था। कभी कभी मीटिंग 4-4 घंटे चलती थी। एक बार तो ऐसा हुआ, वह दिन रात मीटिंग में बिजी रहा। इधर होटल में विद्या उसका इंतज़ार करती रही। काफ़ी रात हो गई तो वह भी नीचे उतरकर क्लब की तरफ चल पड़ी, जहाँ लड़के और लड़कियाँ डांस कर रहे थे और नशे में धुत थे। क्लब में एक आदमी अकेला डांस कर रहा था। उसने विद्या का हाथ पकड़ लिया, उसको डांस के लिए कहने लगा। विद्या उसकी बाहों में आ गई। उस आदमी ने विद्या के ऐसे करने पर उसे तुरंत अपने रूम में ले गया। विद्या ने खुलकर उसके साथ एंजॉय किया और अपने रूम में आ गई। उसके बाद उसने विश्वास को फ़ोन किया। विश्वास ने कहा, थोड़ा सब्र करो, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आकर तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर दूंगा। उसने कहा, कोई बात नहीं, अब मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। ठीक है जान, तुम सो जाओ, मैं सुबह आ जाऊँगा। विश्वास सुबह भी नहीं आया। उसने फ़ोन करके बताया, मुझे रात हो जाएगी, तुम खाना खा लेना, मेरा इंतज़ार मत करना, और मन करे तो ड्राइवर के साथ बाहर घूम कर आ जाना। विद्या भी ऐसा ही जीवन साथी चाहती थी। उसने ड्राइवर को फ़ोन किया और उसके साथ घूमने निकल गई। उसने ड्राइवर को कहा कि मुझे किसी क्लब में ले चलो। ड्राइवर उसे वहाँ के क्लब में ले गया। दिन में भी उसने ऐसा ही किया था। क्लब में जो सिंगल बंदा था उसी की बाहों में आ गई।
अपनी इच्छा को पूरी कर ड्राइवर के साथ फिर से अपने होटल में आ गई। इन बातों से विश्वास बिल्कुल अनजान था। उसे तो लगता था कि विद्या सिर्फ उसके लिए है, लेकिन विद्या की बीमारी और जोर पकड़ती जा रही थी। वह सिर्फ नए बंदों के तलाश में रहती। इसी तरह 3 महीने बीते और वे वापस हिंदुस्तान लौट आए। विश्वास ने अपने घर में अभी तक विद्या को अकेला नहीं छोड़ा था। वह रात को विद्या के साथ ही रहता। दिन भर चाहे वह जितना भी बाहर रहता, लेकिन रात से पहले वे विद्या के साथ रहता। विद्या की शादी को पूरे 3 साल बीत चुके थे, लेकिन विश्वास को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। विद्या कभी अपने माँ के घर जाने के लिए नहीं कहती थी, लेकिन विद्या की सास को विद्या बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। विद्या के रंग ढंग विद्या के सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। विद्या ना तो अपनी जेठानी से ज़्यादा बात करती थी और ना ही अपनी सास से, लेकिन वह अपने जेठ और ससुर से बिल्कुल फ्रैंकली बात करती थी। ये बात विद्या की सास को और उसकी जेठानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अगर उसे कोई भी सामान चाहिए होता तो वह कभी अपनी सास को या अपनी जेठानी से बात ना करती, सीधा अपने जेठ और ससुर से बात करती और उनके सामने वह ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनती जो उसकी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। एक दिन विद्या की तबीयत बहुत खराब हुई। घर में कोई नहीं था सिवाय उसके जेठ के। मजबूरी में उसकी सास को अपने बड़े बेटे के साथ उसको अस्पताल भेजना पड़ा। उसकी जेठानी मायके गई हुई थी। जेठानी को मायके गए 1 महीना हो गया था। जेठ उसको रोज़ फ़ोन करता कि घर आ जाओ, लेकिन उसके पिता की तबीयत खराब थी, उसे वहीं रुकना पड़ा था। इधर विद्या की तबीयत खराब हो रही थी और विश्वास भी घर पर नहीं था। उसको बराबर उल्टियाँ हो रही थी। इसी वजह से उसकी सास को विद्या को जेठ के साथ भेजना पड़ा। उसकी सास ने उसको कपड़े के लिए टोका, कहा कि दूसरे कपड़े पहन लो। विद्या ने अपने छोटे कपड़े को निकाल दिए, लेकिन विद्या ने ऐसी साड़ी पहनी कि उसके फिगर से नज़र हटाना मुश्किल था। उसने इतने डीप गले का ब्लाउज पहना, ऊपर से शिफॉन की साड़ी पहनी। उसका सारा जिस्म अलग ही नज़र आ रहा था। भले ही उसने अपने सर से पल्ला लिया था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं था। उसका पूरा फिगर उसमें दिखाई दे रहा था। उसके जेठ ने उसे गाड़ी में बिठाया और अस्पताल ले जाने के लिए निकल पड़ा। अस्पताल थोड़ा दूरी पर था। वह बार बार उल्टियाँ कर रही थी। उसके कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। बार बार उसके जेठ की नज़र भटककर उसके जिस्म पर पड़ती। वह जानबूझकर अपने शरीर को दिखा रही थी कि वह बेकाबू हो जाए, और वह कामयाब भी हुई। उसका जेठ उसकी फिगर देखकर बहक गया। विद्या बार बार कहती, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, यहाँ पर मसल दो। इस मसलने के चक्कर में उसका जेठ अपना कंट्रोल खो बैठा और गाड़ी साइड में लगाते उस पर बरस पड़ा था। विद्या भी तो यही चाहती थी। अब वह बिल्कुल शांत हुई। उसने कहा, मैं घर में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। अब हम दोनों दोस्त हैं। आखिर विश्वास तुम्हारा भाई है और विश्वास की हर चीज़ तुम्हारी है तो उसकी पत्नी भी तुम्हारी हुई। डोंट वेरी, घर में ऐसा कुछ भी किसी को शो नहीं करना। विश्वास का भाई अतुल भी राजी हो गया था, क्योंकि उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। अब इन दोनों के बीच में ऐसे ही रिलेशन चल रहा था। विश्वास तो इसकी मोहब्बत में पागल होता जा रहा था, लेकिन विद्या की सास को उसके रंग ढंग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। विश्वास के ना रहने पर उसके भाई के साथ कहीं भी चली जाती। विद्या की जेठानी अब वापस आ गई थी। उसकी जेठानी को किसी ने ये खबर दी थी कि उसकी सहेली ने उसके जेठ के साथ उसको किसी होटल में देखा था। उसकी जेठानी भी उस पर अब कड़ी निगरानी रख रही थी, इस बात से अनजान कि कोई उस पर नज़र रख रहा है। इधर विश्वास को भी ये बात बता दी गई थी। विश्वास ये बात मानने को तैयार ही नहीं था, पर विश्वास की भाभी ने कहा, हम उसको रंगे हाथों पकड़ेंगे, क्योंकि ये समाज को खराब कर रही है। ना ही उस औरत को किसी रिश्ते का लिहाज है और ना ही अपने पति की मोहब्बत की। जब से शादी हुई है वह विश्वास को धोखा ही दे रही थी। आखिरकार ये दिन भी बहुत जल्दी आया। विद्या की जेठानी ने अपने पति के साथ विद्या को रंगे हाथों पकड़ा और साथ में विश्वास ने भी ये सब देखा। दोनों के शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे। वहाँ पर पुलिस को भी बुलाया गया था। आज विद्या का इस खेल का अंत था। इसका आखिरी अंजाम जेल था। विश्वास तो अपनी पत्नी को देखकर बिल्कुल हैरान हो गया था। उसे तो बिल्कुल ही यकीन नहीं हो रहा था। ये सब क्या हो रहा है? क्या मेरी पत्नी मुझे बराबर धोखे दे रही थी? विश्वास का तो दिमाग ही खराब हो गया था। अब वो अपनी पत्नी को जान से मार देना चाहता था। विद्या के माँ बाप को बुलाया गया था। पुलिस ने भी उससे बारीकी से पूछताछ की थी। विद्या के माँ बाप ने विद्या के सारे जुर्म का खुलासा किया था। उसने और अब तक की सारी कहानी पुलिस को बताई थी। पुलिस का कहना था, अगर तुम्हारी बेटी इस तरह से बीमार हो रही थी तो तुम्हें पहले इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए था, ना कि दूसरों की ज़िंदगी को बर्बाद करना था। तुम एक डॉक्टर होकर इसको समझाने के बजाय, इसका इलाज कराने के बजाय
तुमने अपनी मुसीबत को किसी और के सर पर डाल दिया और अपनी बच्ची का इलाज कराने के बजाय तुमने अपनी मुसीबत किसी और पर लाद दी। इसके साथ तुम्हें भी सज़ा होनी चाहिए। तुम्हारी बेटी इस तरह के सोच रख रही थी, इस तरह के मोबाइल में वीडियो देख रही थी। आपको तभी रोक लगानी चाहिए थी। उसको अच्छा माहौल देना चाहिए था। उसके दोस्तों से उसे अलग करना चाहिए था। विद्या को सेक्स की खतरनाक हद से ज़्यादा लत थी। उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। विद्या को सुधार कक्ष जेल ले जाया गया था। उसके माँ बाप को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। नौकर राकेश का भी बयान लिया गया था और उनके घर का ड्राइवर हरीश का भी बयान लिया गया था। उसके अलावा विद्या के कई दोस्त उसके साथ ये सब करते आए थे। विद्या के दोस्तों को भी हिरासत में लिया गया था। अगर आपके आसपास इस तरह के लोग या बच्चे दिखे तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत पुलिस को फ़ोन करें। ऐसे अपराधी से बचें और इस बीमारी का इलाज सही समय पर हो जाए।